हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मजे में टनाटन फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पुराने वाले लेक्चर को, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें देखी थी उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। और पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाया था। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, एग्जाम तोड़ नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ और फेसबुक पेज पर भी मैं चीजें डालता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही एग्जाम तोड़ नाम से हैं। तो कुछ चीजें जो मिस आउट हुई थी उसे हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो मैंने आपको रिटन में एक्सप्लेन कर दिया था, बट नोट्स में से भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। बाकी चीजें हमने कर दी थी और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे इस लेक्चर में। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा मेरे हिसाब से। बाकी चीजें हम देखते हैं कि कैसे क्या जाता है। तो ये ओरिजिनल पीडीएफ है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। बाकी हमने ये कवर कर लिया था। ये मैं आपको बता ही चुका था कि डायमेंशंस क्या होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे सीजीएस सिस्टम तो देख लिया था कि सीजीएस में आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है। वहीं अगर बात की जाए एफपीएस सिस्टम की, तो एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो देखो सेकंड हर जगह सेम है। अब एसआई सिस्टम के बारे में बता ही चुका था, जिसे हम इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इक्विवेलेंट हम इसे मानते हैं। और ये 7 जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है उनके ऊपर हमने बात कर ही ली थी ऊपर। बाद में हमने डायमेंशंस देखे थे कि डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डायमेंशंस हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वो पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो इनसे मिलकर जो डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है उनका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनकी जो बेसिक, यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी पावर में हम उसे लिख देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मास दिया है कहीं तो उसे हम एम से डिनोट करते हैं। कहीं लेंथ दी है, हाइट दी है, हाइट लेंथ जो भी होती है उसे हम एल से डिनोट करते हैं। बाकी टाइम है तो उसे हम टी से डिनोट करते हैं। करंट है तो उसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। टेम्परेचर का खासकर आता नहीं है कुछ भी, उसे हम के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। अच्छा, ये चीज इसने यहाँ पे बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे मैकेनिक्स वगैरह में यूज करते हैं, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, हम एम एल टी से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के सपोज करो कि ए है मास में, बी है लेंथ में और सी है टाइम में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा उस फिजिकल क्वांटिटी का कुछ इस तरीके से, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। चल मैं नीचे आ। हाँ तो भैया देखो, इसने बोला है कि सपोज कर लो कि कोई ए है जो मास को डिनोट कर रहा है आपका, कोई बी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपकी लेंथ को डिनोट कर रही है, ठीक है, और कोई सी क्वांटिटी है जो आपके टाइम को डिनोट कर रही है। यही इसने यहाँ पर बोला है। उसने बोला है कि ए कोई मास है, बी कोई लेंथ है, सी टाइम में है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इन तीनों का मिला के। तो हम अगर ए बी सी का देखना चाहें तो एम एल टी ऐसे लिखेंगे, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया कि कोई एक फॉर्मूला है जिसमें आपका आपको ये फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आपको फॉर्मूला हमने दे दिया है कोई भी, सपोज करो कि हमने वेलोसिटी का एक डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, या हम फोर्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, इनमें से कोई चूज कर लेते हैं जो यहाँ पर हमें फॉर्मूले दिए हैं। सपोज करो हमने कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, जैसे फोर्स का हमने ले लिया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उन्होंने दे दिया फोर्स इज इक्वल्स टू दे दिया है आपको मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, एम इधर आएगा और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। तो अगर इसे हम कंबाइन करेंगे तो हमारा बन जाएगा एम एल टी माइनस 2, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इसमें इससे कंपेयर करते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, बी की वैल्यू भी 1 मिल रही है, सी की वैल्यू -2 मिल रही है, सी की वैल्यू -2 मिल रही है, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू उसने पूछी है हमसे तो 2 हो जाएगी। अगर ए प्लस सी की वैल्यू इनसे पूछता तो 1 -2 यानी कि -1 हो जाती। कुछ इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला होता है किसी चीज को पता करने के लिए। बाकी हम आगे देखते हैं।
ठीक है। तो इसे और क्लियर करने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इन्होंने वेलोसिटी अपॉन टाइम में कन्वर्ट किया है, फिर वेलोसिटी को इन्होंने लेंथ अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो उसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ बचता है मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपॉन में है तो टाइम स्क्वायर नीचे आ गया, इसे ऊपर ले जाएंगे तो टाइम की पावर -2 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो मास की जगह m रख दिया, लेंथ की जगह l रख दिया, टी टाइम की जगह t रख दिया, उसकी पावर -2 थी तो -2 रख दिया है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू हम बता सकते हैं जो अभी अभी हमने बताई है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए, मेनली इनके फॉर्मूले जितने भी इसमें कोफिशिएंट्स वगैरह दिए हैं या कांस्टेंट वगैरह दिए हैं या कुछ ऐसे फॉर्मूले फ्लक्स वगैरह के जो आपको दिख रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे फॉर्मूले रट लो, ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपको याद हो जाएंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले 10 बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस करना है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, इनकी एसआई यूनिट को, ताकि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ पाओ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस जरूर करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है यहाँ से, और अगर ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं होंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये क्या नई चीज आ गई, हमने फिगर तो सुना है, हम फिगर फिगर बोलते रहते हैं, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, ये मेजर्ड वैल्यू होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स में पता करते हैं और जिनमें हमें कॉन्फिडेंस होता है एक तरीके से, यानी कि अगर हम कहें कि आपकी परसेंटेज कितनी है तो आप कहोगे 82.3 ये आपकी परसेंटेज है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी परसेंटेज में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो अब आप कहोगे ये ए भैया ये क्या बोल रहे हो भैया, हम ना जाने, हम तो गंवार आदमी, हम ना जाने, हमें परसेंटेज पता है बस। तो भैया परसेंटेज पता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पता होनी चाहिए कि जब भी डेसिमल में बात आती है या एक नॉर्मल नंबर भी आता है तो हम हमसे कोई सिग्निफिकेंट फिगर उसके पूछ लेता तो हम कैसे बताएंगे यार, हमें तो पता नहीं होता। लेकिन जो बच्चे 11th में पढ़े या ढंग से यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उन्हें पता लग जाए कि बहुत ही चुल्लड़ सा चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, हाँ तो भैया यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस होता है। इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को आपको याद रखना है कि कैसे। देखो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, चाहे कैसा भी नंबर कितना भी बड़ा हो। अगर मैंने 82.3 बोला है तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर मैंने बोला है 843.5 बोला है तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, या फिर 22.1402 बोला है तो उसमें कितने फिगर्स हो गए काउंट कर लेना। सपोज एग्जांपल ले ले 1.246984 ये हमने बोल लिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो टर्म्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो सभी क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। चलो आगे एक और रूल की बात करते हैं। तो जितने भी जीरो कोई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर तब बनता है जब वो कोई दो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। अगर 202 है तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना। यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर यहाँ पे बात किया 2.02 तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। अगर बात की जाए 4.004 की या 5 एक और लगा दिया तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन जीरो जब बीच में आएगा दो नॉन जीरो टर्म्स के, तब हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, ठीक है। या फिर एक और कंडीशन होती है, अगर जीरो या जीरोज जो भी हैं, अगर कोई जीरोज और जीरोज जो हैं वो किसी नंबर के लेफ्ट में लिखे हुए हैं तो उन्हें कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। समझ रहे हो, किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में लिखे हुए हैं तो उसे हम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। सपोज करो आपको दे दिया गया 0.508 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अगर दे दिया गया है 0204, इसमें डेसिमल नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि कोई नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में केवल लिखा है और उसके वो किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। हमने अभी अभी पढ़ा ना कि कोई जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होगा तभी उसे सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे। अगर वो लेफ्ट में आ रहा है यानी कि किसी नंबर से पहले आ रहा है ना, और उससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, यानी कि किसी नहीं दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में वो नहीं है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कभी नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना, ओके। चलो इसे इरेज करते हैं, फिर एक और रूल्स पढ़ते हैं और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बात बोली है इसमें
ठीक है, कि कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। जैसे ये है तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 है तो देखो नॉन जीरो के लेफ्ट में है, लेफ्ट कौन सा, इस साइड, तो इसे भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना क्योंकि ये कभी भी 2 नॉन जीरो टर्म्स के बीच में नहीं आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट में आएगा किसी नॉन जीरो डिजिट के तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट में आ रहा है किसी नॉन जीरो डिजिट के तो इसका मतलब है कि अगर उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर ये है तो ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंटिंग होगी। अगर 202 है तभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं, अगर 022 है तो वहां सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये बहुत ही सीरियस सा टॉपिक है, ऐसे समझ लो यार थोड़ा सा। अब आए भैया आगे कि अगर 0 राइट में प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई राइट में अगर आप इन्हें प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, राइट में प्लेस कर दोगे तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स हम उन्हें मानेंगे। zeros और प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट, यानी कि ये अगर है सपोज करो 430 है तो भाई इसकी वैल्यू तो है ना 3 सिग्निफिकेंट। अब इसे हम 430 को 43 नहीं बोल सकते लेकिन 043 को 43 बोल सकते हैं। तो 430 और 43 में जमीन आसमान का अंतर है, तो यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है लेकिन यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सेम चीज है कि अगर इसके राइट में आ रहा है तो इसे काउंट करेंगे, ठीक है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो काउंट करेंगे, लेकिन लेफ्ट में आ रहा है या किसी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ रहा है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसमें देख लो 433.00 है। अब कहोगे यार यहाँ तो 00 इसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना भैया, ये कभी मिस्टेक मत कर देना। ये हमेशा जब भी राइट साइड में आएगा जितने भी जीरो बढ़ रहे हो सारे के सारे काउंट होंगे, सारे के सारे काउंट होंगे। चाहे ये लिख दिया जाए 3.50000000000000 तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। तो ये चीज याद है ना आपको, ये चीज ध्यान में रखना है कि राइट साइड में अगर होगा चाहे वो डेसिमल के हो या किसी नंबर के हो वो आपका काउंट होगा, ठीक है, राइट साइड में, यानी कि नॉन जीरो नंबर्स के राइट साइड में अगर प्लेस्ड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। ये याद रखना है, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद हो जाएगा मेरे हिसाब से वैसे ही, ठीक है बच्चे पार्टी के भाई बहन सभी लोग सुन लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन अगर आ जाता है तब क्या करोगे भाई चाचा। भाई एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ जाता है अगर कोई 10 की पावर में हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो डेसिमल वाला सिस्टम है उन्हीं को काउंट करेंगे। यानी कि मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर की बात यहाँ सिर्फ हो रही है अभी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। हमेशा एक्सपोनेंशियल नोटेशन 8 इंटू 10 टू दी पावर n होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे 1.32 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, 1.32 10 टू पावर 4 है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़े या घट थोड़ी ना जाएंगे, ये के ये ही रहेंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 10 की पावर में कुछ भी आ जाएगा हमें कोई लेना देना नहीं है, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा उसमें काउंट करने हैं। तो आई होप ये चीजें समझ आई होंगी। और इसके नीचे मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात की गई है यहाँ पर। इफ वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इन इट्स नियरेस्ट पावर ऑफ 10 देन द नियरेस्ट वैल्यू ऑब्टेन इन पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि सपोज करो आपको दिया गया है 2.004 ऐसे करके दिया गया है। अब इसे आप 10 की पावर में कैसे लिख दोगे यार, आपको डेसिमल हटाना है तो फिर आपको 2004 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जो आप करोगे इस काम को, तो नियरेस्ट 10 टू दी पावर में आप इसे लेकर आ रहे हो, दैट मीन्स ये क्या है, एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 3 यानी कि माइनस 3, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका क्या है वो देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हुज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टू बी डिटरमाइंड इन रिटन इन द फॉर्म n इंटू 10 टू पावर x। देखो n ये हो गया यहाँ पर, अगर मैं इसे नीचे लाऊं हल्का सा, तो n ये हो गया हमारे पास 2 ये वाला, और 10 टू पावर माइनस 3 ये हो गया, x की वैल्यू -3 हो गई इसमें। तो ऐसे करके ये फॉर्मेट बन रहा है, इसे याद रखना। तो n क्या है, कोई भी नंबर है 1 से 10 के बीच में, कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ 1 से 10 के बीच में, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। अच्छा, 1 से मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, इसे मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूं, मैं इसे और नियरेस्ट वैल्यू में ला सकता हूं। मैंने नियरेस्ट वैल्यू की बात की है, मैंने यहाँ डेसिमल नहीं लगाया है, ठीक है, वो पॉइंट को हटाने के लिए हमने डेसिमल यहाँ पर यूज किया था। तो सेम चीज ये बोल रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं
तो 1 से 10 के बीच में यहाँ पे वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 से 10 के बीच लाई करेगी। अगर मैं यहाँ पे 1.2 लिख रहा हूँ तब इंटू 10⁴ लिख रहा हूँ तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकता है x हमारा, या -4 भी हो सकती है वैल्यू, -2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 10⁻। तो जो x है वो क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अगर n आपका इसके बराबर है, 3.16 के बराबर है या उससे छोटा है ना, 10⁻1/2 के बराबर है, यानी कि 3.16 के बराबर है या छोटा है, तो क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी होगा 10⁻x होगा, जो x है। लेकिन अगर n बड़ा है इससे तो x+1 हो जाएगा। अब देखो इस चीज को समझो, देखो हाँ, अब यहाँ पे बात आती है कि कलर चेंज करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा इस कलर में, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये हमारा एक ऑर्डर है 10⁻x का, ठीक है। n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। x क्या है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ओके। अब आपको कोई फॉर्मेट दे दिया गया है कुछ इस तरीके का, 2.4 × 10⁻6। अब ये आपको फॉर्मेट दे दिया गया है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि n की वैल्यू अगर छोटी है किससे, 3.16 से, या फिर n की वैल्यू बड़ी है किससे, 3.16 से, तो यहाँ पर क्या चीज बनेगी, अगर इससे छोटी है तो यहाँ पर ऑर्डर जो x में है वही होगा, और अगर ये बड़ा है तो x+1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n जो है अगर इससे छोटा है, अगर n इससे छोटा है या इससे बड़ा है, n अगर इससे छोटा है या इससे बराबर है, ठीक है, बड़ा नहीं है, इसके बराबर है, 3.16 के n बराबर है या इससे छोटा है, तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 10⁻, जो है वही ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर n जो है हमारा वो 3.16 से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, x+1 हो जाएगा। अब यहीं अगर मैं लिख दूं 6.2 × 10⁻⁴, तो इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, जो x की वैल्यू है उसमें +1 कर दो, क्योंकि ये क्या है, 3.6 से बड़ा है, तो दैट मीन्स -4 + 1 यानी कि -3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। वहीं अगर इसकी ऑर्डर की बात की जाए तो 6 इसका ऑर्डर है। अगर मैं यहाँ पे 8.2 × 10⁻⁴ लिख दूं -4, तो इसका ऑर्डर -4 ही रहेगा। अगर मैं आपको लिख दूं कि 2/5, तो इसे कैसे करोगे, इंटू 10⁻, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 8/5, ठीक है, 10⁻6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसे कैसे लिखोगे, तो क्या करोगे, आपको इसका डिवाइड करना होगा, 5 1 5 हो गया, बचे कितने, 3 बचे, 5 6 30 हो गया, 10⁻6 हो गया, तो ये 3.16 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑर्डर 6 ही रहेगा। लेकिन 3.16 से अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो x+1 हो जाएगा, यानी कि जो 10 की पावर है उसमें 1 ऐड कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अगर एग्जांपल ये देखो 1.2 ये दिया है, तो ये क्या है, 1.2 लेस देन है किससे, 3.16 से, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10⁻2 होगा, ठीक है। अगर यही बात की जाए कि इसके अंदर, तो ये 3.16 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10⁻3 होगा। पूरा लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर पूरा लिखते हैं 10 की पावर में, 10⁻3 है, 10⁻4 है, 10⁻6 है, ये सारी चीजें। अगर 3.25 है तो ये क्या है, इससे बड़ा है ना, तो इसलिए इसका 10⁻3 था यहाँ पे, तो +1 करके 10⁻2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम एरर्स की तरफ। अब ये एरर्स क्या होते हैं, देखो जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई एरर होता है, ठीक है। हमारा कई तरीके के एरर्स होते हैं। अगर इनके एरर्स की अगर हम जांच करें तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं, कुछ हमारे कुछ हम कह सकते हैं कि इम्परफेक्शन की वजह से होते हैं। तो बहुत सारे एरर्स हमारे आसपास होते रहते हैं। तो उन्हीं एरर्स के साथ जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये फिजिक्स के अंदर आपने कई बार अगर प्रैक्टिकल किया होगा 11th 12th के अंदर या 10th के अंदर, तो हमने देखा होगा कि आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते थे कि कई लोगों की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही होती थी, ठीक है। चलो ये इरेज हो गए हमारे महाराज। हाँ, तो एरर क्या है, एरर है एक डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और जो हमने मेजर की है उस वैल्यू के बीच में।
एक हमने सपोज करो 2 उसकी एक ट्रू वैल्यू है कि 2 वैल्यू उसकी होनी चाहिए, और हमने मेजर कर लिया 1.9, तो इसमें एरर कितने का आ गया, 0.1 का एरर आ गया, -0.1 का एरर आ गया। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं। ओके, चलो अब इसमें टाइप आता है एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, इसे उल्टा लिख दिया, ये 2 माइनस 1.9 होगा तो प्लस 0.1 का यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया है। ओके, इसे करेक्ट कर लेना। आगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है कि जब भी हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस करते हैं और जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो हमने यहाँ क्या निकाला, एक एब्सोल्यूट एरर निकाला है। क्या निकाला है, एब्सोल्यूट एरर निकाला है। ओके, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है उसकी बात हो रही है। ट्रू वैल्यू द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे हो गया। ओके, अच्छा एब्सोल्यूट एरर जो होता है, सपोज करो कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, नीचे है भाई, हाँ हमारे पास ये नंबर्स हैं A1 A2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 A4 A5 ऐसे करके n तक ये नंबर्स हैं हमारे पास, A to the power n, सॉरी n सबस्क्रिप्ट n। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि इनका एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यार, अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 निकालना है तो इसको मैं क्या करूंगा कि इसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो क्या है, A है। यहाँ पे दिया होगा कहीं कि मेजर्ड वैल्यू इसकी फिजिकल क्वांटिटी की A है। अब ये A कैसे आया, ये सबका एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका जो मीन होगा उसमें से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सभी को सब्ट्रैक्ट करके ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। वहीं अगर मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू की बात करी जाए, मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू की बात की जाए, तो यहाँ पर जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उन्हें एडअप करो और जितने हैं उनका मल्टीप्लाई करो। सपोज करो कि हमने मीन एब्सोल्यूट हमने जो एरर्स हैं वो निकाले 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ऐसे करके हमने निकाल लिए। तो अब 4 हैं, इन सबको ऐड करो, कितना हो गया, ऐड करके ये हो गया 7, और नीचे कितने हैं, 4 हैं, तो 17/4 ऐसे करके आ जाएगा, 4.25 ऐसे करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। वहीं अगर रिलेटिव एरर की बात की जाए तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, इसे फ्रैक्शनल एरर भी हम बोलते हैं। ये क्या है, बस डिवाइड कर देना है। जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है और उसका मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, उसे हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा रिलेटिव एरर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका सम है टोटल। ठीक है, मीन है, तो उसका यहाँ पे डिवाइड कर दो आपस में, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर निकल के आ जाएगा। परसेंटेज एरर क्या है, जो रिलेटिव एरर आपने निकाला है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज में ही निकल के आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर होगा तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और उसका जो ट्रू वैल्यूज हैं उसके सम से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, बात एकदम सही है। ऊपर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, नीचे क्या है, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि इनका सम A1 A2 A3 AN तक का सम हम A मान के चलते हैं और इनके अंदर जो एरर है उसका सम डेल्टा A बार मान के चलते हैं, जो कि इसका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है टोटल। ये जो यहाँ पे निकाला गया है इसका डिवाइड कर दो A से, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव एरर की। वहीं परसेंटेज की तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। तो कॉम्बिनेशन एरर्स क्या होते हैं, देखो इनका कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं कि एरर्स हैं, अब उन्हें हम जोड़ रहे हैं कि टोटल एरर कितना होगा, क्योंकि इस वैल्यू में इतना एरर है, इस वैल्यू में इतना एरर है, तो टोटल वैल्यूज में कितना एरर आएगा, तो उसे हम सम की कहते हैं। सम बात हो रही है जोड़ने की, डिफरेंस की कि इसमें इतना एरर है, इसमें इतना एरर है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है एरर का वो हमें देखना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ में एक हमारा प्रोडक्ट का भी आता है, ठीक है, और एक डिवीजन का भी आता है। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, इन्हें जल्दी से हम फिनिश करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि अगर सम की बात की जा रही है तो सपोज करो कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक A है और एक B है। ये दो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दी है कि x = a + b आपको दिया हुआ है। ओके,
तो अब आपने पाया कि जो एब्सोल्यूट एरर आया है, यानी कि ए में जो एब्सोल्यूट एरर आया है, कौन सा एब्सोल्यूट एरर जो आया है ए में, वो है आपका डेल्टा ए। डेल्टा ए, इसे हम डेल्टा ए बोलते हैं, डेल्टा जो आगे ट्राइंगल बनाया उसे डेल्टा बोलते हैं। और बी में जो आया है एब्सोल्यूट एरर, वो है डेल्टा बी। तो अब आप डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओगे कि क्या होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो यानी कि इसने ये पूछा है कि एब्सोल्यूट एरर इन एक्स टोटल, यानी कि इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा अगर ये इक्वेशन ऐसी है और इनके बीच में इतना इतना एरर आ गया, तो इस टोटल वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब सम हमें बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डेल्टा एक्स हमने निकालना है। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो एरर्स हैं उनका सम कर देंगे, या फिर हम सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो दोनों में सेम चीज हो रही है, एक चीज याद रखना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये वाली लाइन यहाँ और यहाँ दोनों ही बात सेम चल रही है, उसके बाद भी बात सेम चल रही है, बस डिफरेंस कहाँ है, इस जगह पे डिफरेंस है, टोटल इक्वेशन में डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर एक्स में निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस अपॉन डेल्टा बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब सेम रहेगी ये चीजें दोनों जगह, ओके। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एरर की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस में आ सकती है, इसका मतलब ये है कहने का। सपोज करो हमने कोई ए और बी की दो वैल्यू मान ली, ठीक है। ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 3 है, ठीक है। और सपोज करो कि इसके अंदर एरर आया 0.2 का और बी के अंदर एरर आ गया 0.5 का। तो इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 आना चाहिए। और अगर हम एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा एक्स अगर हम निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या जो एरर्स हैं उन्हें हम जोड़ देंगे, तो 0.2 प्लस 0.5 है। अब ये प्लस में ही वैल्यू रहेगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो 0.7 का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस हमें ये बताना है कि क्या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हुआ है। तो परसेंटेज एरर इसमें फाइंड अगर हमें करना है तो इन दोनों का जो सम है 0.7 अपॉन क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उसको, उसका 8 था इंटू 100। अब कर दो खेल, जो भी कट पिट के जो भी आ रहा है सॉल्यूशन उसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 80 आ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, 70/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 864। फिर हमारे पास 6 बचेंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा 8.7 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सम हो गया, ठीक है। अगर ये सब्ट्रैक्शन करना होता तो हम उसे माइनस कर देते, फिर यहाँ पे 7.3 आ जाता। इस तरीके से जो एरर है, इस चीज को जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे करने का तब तक समझ नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्लियरली इस चीज को समझो, एब्सोल्यूट एरर कैसे होता है, इनके बीच में डिफरेंस कैसे होता है, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आने वाला है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इनका 4-5 क्वेश्चन लगातार आपको करने हैं, 4-5 बार इसके क्वेश्चंस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हमने देख लिया। अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, ये बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन उठ रहा होगा। इसने ये बोला है कि ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एरर हमेशा पॉजिटिव हो सकता है एरर -0.2 होता, एरर -0.3 होता, तो इसकी वैल्यू -0.5 आ जाती, तो नेगेटिव में आ जाती। तो ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि प्लस माइनस किसी में भी वैल्यू हो सकती है, ये मैटर नहीं करता है। बस ये मैटर करता है कि इनका सम क्या आ रहा है अगर हम सम में देख रहे हैं, और इनका डिफरेंस क्या आ रहा है अगर हम डिफरेंस में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप आपके। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है, बस यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आपका चेंज हुआ है। सेम बात अगर हम प्रोडक्ट की करें तो प्रोडक्ट में ए बी होता है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने ए और बी को ले लिया। प्रोडक्ट में बात करें अगर हम, तो हमने x = a × b मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही एब्सोल्यूट एरर, a में डेल्टा a है और b में डेल्टा b है। कोई भी वैल्यू मान के पुट करके देखो, सब आंसर आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट एरर अगर कैलकुलेशन करना है x का, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी के अंदर मतलब जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है तो उसे हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो x है और जो डेल्टा x आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा a × डेल्टा b, यही आएगा ना। डेल्टा x क्या आएगा, डेल्टा a × डेल्टा b आएगा। तो ये चीज हमें करनी है।
और क्या करना है, इनका जो एरर है वो कैसे फाइंड आउट होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे हम कर देंगे। यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और बाहर प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव कोई वैल्यू हो सकती है, अंदर सेम सीक्वेंस में उन्हें एडअप कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर। और यही चीज अगर हम डिवीजन में देखें तो वहां पर भी सेम चीज हो रही होगी, सेम टू सेम चीज हो रही होगी। ए बाई बी है तो वही सेम चीज यहाँ पे भी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन रखना नहीं है, एरर और प्रोडक्ट में आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज एरर, एरर इन वैल्यू ऑफ ए, परसेंटेज एरर जो है, फिर एरर इन वैल्यू परसेंटेज ऑफ बी, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। इस पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन ज्यादा इससे आते नहीं है आपके, इस सेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट से और डायमेंशन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें खत्म हो गई। आगे अब हम कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा सटीक सिस्टम बन जाए। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इसी से रिलेटेड एरर से। तो देखो यार, बात की जा रही है ग्लास प्लेट की, जिसका एरिया अगर हम बात करें तो पहले तो इसका विड्थ दिया है 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी होगा कि नहीं होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे ए मान ली है, ब्रेथ यहाँ पे बी मान ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो भाई अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाला सिस्टम बन रहा है और इसमें हमें बताना है डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ये कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा जब हम एरिया को प्लेट के को मेजर करेंगे। तो यानी कि एरिया जो डेल्टा ए है वो क्या होगा, यानी कि वो एरर क्या होगा। ए तो हम पता लगा लेंगे कि 3.5 इंटू 1.5 हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं लगाना है, हमें पता लगाना है इसके अंदर एरर। तो एरर का एक ही तरीका पता लगाना है, फ्रैक्शन और डिवीजन, फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के अंदर। यानी कि हमने अभी देखा डिवीजन में भी यही फॉर्मूला यूज होगा और आपका मल्टीप्लिकेशन में भी यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ बन गया अब आपका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें बस डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा ए लिखना है अपॉन ए लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस अभी भूल जाओ बाहर है या नहीं है। डेल्टा ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही तो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू हमें मिलेगा, है कि नहीं है। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, अब ये हमें कहां से पता लगेगा, डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, हमें ये भी यहां पर पता लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको एक टर्म और आपको समझ आना चाहिए कि लीस्ट काउंट एक टर्म होता है, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि जब भी जैसे कि आपने कोई अपना स्केल देखा होगा, ठीक है, अगर आपने अपना मेजरिंग स्केल देखा जिसपे आप लेंथ मेजर करते हो, तो यहाँ पे लेंथ की बात है ऑब्वियसली कि एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पॉइंट्स आप देखते होंगे, फिर एक बड़ी लाइन, छोटे छोटे पॉइंट, फिर एक बड़ी लाइन, छोटे छोटे पॉइंट, फिर एक बड़ी लाइन, ऐसे करके पूरा मेजरमेंट होता है। तो लीस्ट काउंट, लीस्ट से समझ रहे हो कि कम से कम, मिनिमम जितना वो काउंट कर सकता है उसे ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो जब भी हम एक मेजरिंग स्केल की बात करते हैं 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे वो मेजर कर रहा है, तो अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि एरिया की बात कर रहा है, तो हमें यहाँ पे लीस्ट काउंट की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। तो जो ए है, ए जो लेंथ है उसमें कितना एरर हो सकता है, तो उसकी पहली बात तो लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 है, कि मिनिमम इसके अंदर एरर हो सकता है। ठीक है, और ए इसका मतलब ओरिजिनल जो एरिया है वो है 3.5 है। वहीं अगर हम बात करें डेल्टा बी की तो क्या है, यहाँ पर 0.1 ही रहेगी क्योंकि वही सेम मेजरमेंट है, और नीचे आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इन दोनों का देखो डेसिमल कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/35 प्लस 1/15। इसका मेजरमेंट कर लो, इसको जब काट पीट करोगे तो 0.095 कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये किसके इक्वल चल रहा था, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू किसके आ गया आपका 0.095 के बराबर आ गया। तो हमें तो डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो एरिया है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई अब हमें एरिया भी पता होना चाहिए तभी तो हम बताएंगे। तो भाई एरिया में क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ हमें पता ही था, बस वही हमें यहाँ पे करना है। तो एरिया की वैल्यू हमें बस लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे सेटअप कर देनी है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो एरिया है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 0.095 का। तो जो हमारा एरिया है वो क्या आएगा, एक मिनट, हाँ, तो हमारा जो एरिया है वो क्या आएगा 1.5 इंटू 3.5 कुछ इस तरीके से आएगा। और इसका मल्टीप्लाई हमें करना है जो हमारा डेल्टा है तो हम निकाल ही रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू आई है निकल के 0.095 की।
तो ये यहाँ पे आ गया, सिंपल सा मैथमेटिक्स लग रहा है। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में यानी कि स्क्वायर यूनिट में मेजर हम करते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशंस में उसको मेजरमेंट हमारा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप समझ आ रही होगी। दोबारा से इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा था कि डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है जिसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी अलग होती है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो हम लेंथ में यूज करेंगे वो हमेशा 0.1 करेंगे, जो हमारा सेंटीमीटर स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आपको लीस्ट काउंट एग्जाम में कई बार मेंशन होती है, तो टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो लेंथ से रिलेटेड आ रहा है, तो अगर उसमें सेंटीमीटर मीटर दिया है, उसका जो लीस्ट काउंट होगा मेजरमेंट का वो 0.1 ही होगा। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या करना है, दोनों को आपको डेल्टा ए की जगह पे 0.1 लिख देना है, और ए की जगह पे जो आपको दिया हुआ है वो लिख देना है। डेल्टा बी की जगह पे जो एरर हो सकता है 0.1 ही होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा। और उसके बाद बी आपका यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाल दी, और ये प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आती रहेगी। अब प्लस है माइनस है वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो काफी ज्यादा इसमें हमने कवर अप कर लिया है ये वाला एग्जांपल समझ के कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। अब बाकी के जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, कैंडेला किसकी यूनिट होती है, ये तो आपको याद होना चाहिए। किसकी यूनिट होती है बताओ। अब यहाँ पर टिक लग रहे हैं 2-4, चलो मैं मिटा ही देता हूँ। बताओ किसकी यूनिट होती है कैंडेला? ये किसकी होती है? लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है। हमने बात की थी कि इसमें से कौन सी डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, तो हमने फर्मी को देखा था कि 10⁻⁻15 के बराबर मीटर में होती है, तो वो तो डिस्टेंस मेजर करेगा ही करेगा। एंगस्ट्रॉम है आपका, और एंगस्ट्रॉम भी आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। माइक्रोन जो है वो भी आपका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। स्टेडियन, स्टेडियन किसके लिए यूज होता है? एंगल को मेजर करने के लिए। कौन से एंगल को? सॉलिड एंगल को। तो ये डिस्टेंस नहीं, एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पार्सेक किसकी यूनिट है? टाइम की है, डिस्टेंस की है, फ्रीक्वेंसी की है, या एंगुलर एक्सीलरेशन की है? तो पार्सेक जो यूज की जाती है ये किसके लिए की जाती है? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए की जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अच्छा अगर हम क्वांटिटी की बात करें, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट्स इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज, यानी कि सभी यूनिट्स में, मैंने आपको मेंशन भी किया था कि सभी यूनिट्स में, सीजीएस हो, एफपीएस हो, या एमकेएस हो, या फिर आपका ऐसा यूनिट हो, सब में टाइम की वैल्यू सेम थी, सेकंड में ही मेजर हो रही थी उसकी क्वांटिटी। अगर एच कोई प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, तो एच अपॉन लैम्डा जो है उसकी यहाँ पर जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन होंगे, ये बात कही है। तो इसके लिए तो आपको भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए। कहाँ गया क्वेश्चन अपना? हाँ, इसके लिए तो आपको हमारा फॉर्मूला याद, अरे रे रे रे, नीचे आ नीचे आ, हाँ ये देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बात हो रही है कि अगर एच कोई प्लैंक्स कांस्टेंट है, चलो बात मान ली, एच अगर कोई प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसमें जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, तो आपने एक अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जो कि था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, या म्यू आप कहते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। अब उसने पूछा है कि आप अगर एच अपॉन लैम्डा क्या डायमेंशन रखेगा, तो एम म्यू एम वी इधर रखेंगे, एच अपॉन लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका डायमेंशन होगा। तो एम वी किसका क्या होता है भाई? एम वी क्या है? एम वी मोमेंटम होता है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन एज द अदर थ्री इज स्प्रिंग कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन तो होता है हमारा जी, जिसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो हमारा इसका डायमेंशन निकलेगा आपका जी का लगभग एम एल, जस्ट मिनट, जी का आपका निकलेगा हमारा एम एल, यहाँ पे देख लेते हैं यार एक बार, मैं भी कंफ्यूज हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कहाँ फोर्स, एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का होता है वही होता है, हाँ LT-2, सॉरी LT-2 होता है। ठीक है, तो LT-2 होता है। बाकियों का क्या होगा ये देख लो जरा एक बार, बाकियों का क्या होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होगा भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है? MT-2। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसका होता है आपका MT-2। ठीक है, अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें तो सरफेस एनर्जी का भी
T-2 ही होता है फॉर्मूले के बेसिस से अगर हम देख रहे हैं तो। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो भाई इसका भी Mt-2 होता है, यानी कि इन तीनों का तो सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, Lt-2 है, तो ये डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर d इसका अलग है। तो मैंने बोला था ना सारा खेल फॉर्मूले का है, अगर ये सारा खेल अगर फॉर्मूले का नहीं होता तो शायद ये फिजिक्स बहुत आसान होती। ये आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले जो मैं ऊपर दिए हुए थे सबके डायमेंशनल फॉर्मूले 2-2 3-3 बार लिख लेने हैं। ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई अगर करनी है तो सीरियस मेथड से भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा बाटी। तो यहाँ पे डायमेंशंस की बात हो रही है, डायमेंशंस ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास m, l, t एंड द करंट i, r। तो यहाँ पर m, l, t और करंट i ये दिया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा r का, किसका, रेसिस्टेंस का पूछ रहा है। तो हमें फॉर्मूला पता है R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है, तो वहां से R इक्वल्स टू V अपॉन I आ गया, V अपॉन I आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो V है, ये वोल्टेज है, वोल्ट है, उसे W अपॉन Q यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे Q को हम I इंटू T लिख सकते हैं, और एक I पहले से था, तो ये क्या बन गया, W अपॉन I स्क्वायर T बन गया। ठीक है, ये W अपॉन I स्क्वायर T बन गया, R इज इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अब इसका हमें डायमेंशन निकालना है, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क का डायमेंशन, और उसके नीचे फिर आपका चार्ज का डायमेंशन, या फिर आप Q का जो डायमेंशन है वो लिख सकते हो डायरेक्टली, हाँ यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतने इतने में सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वर्क का जो डायमेंशन है वो हमारा होगा, अगर हम फॉर्मूला देखें वर्क का, तो इसका डायमेंशन होना चाहिए ml2T-2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन होगा। और नीचे बात की जाए चार्ज की, तो ये चार्ज की बात की जाए तो ATA, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो इसका निकल के आएगा, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये निकल के आ जाएगा ml2T-3A-2। ठीक है, तो यहाँ पे ATA आ रहा था, तो A की पावर 2 थी, तो ऊपर गया, और T से एक T कैंसर, -3 हो गया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। मोमेंटम P, एरिया A, T टाइम टेकन इतना, फंडामेंटल क्वांटिटी दैट द एनर्जी हैज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर मोमेंटम P है, एरिया A है, टाइम T है, तो हमने सपोज कर लिया। ये देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फंसते हैं, और एक्स ग्रुप की फिजिक्स में तो ये फंसते ही फंसते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसने बोला है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम से, जिसकी वैल्यू पावर A है, एक्सीलरेशन से, ठीक है, B, और T से यानी कि C, यही बोला है ना इसने, किससे, सॉरी एरिया, एक्सीलरेशन नहीं, एरिया, मोमेंटम, एरिया, टाइम, इन तीन पर यहाँ पे ये डिपेंडेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लगा दिया। और क्या चीज दी हुई है, तो इसमें बताना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यार देखो, हमें पता है कि जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो E इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे K P A की पावर B T की पावर C। तो K का कोई डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे। तो एनर्जी का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। अब एनर्जी का डायमेंशन कैसे पता करेंगे, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2T-2। ठीक है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये खेल नहीं होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद होने चाहिए, और इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे। देखो ये देखो, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, ml2T-2, ml2T-2। ठीक है, यही हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, यही हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, ml2T-2। इसके इक्वल किसके है, ये P के। P की यूनिट क्या है, ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमने बताया था mv होता है, तो mv, m क्या है, m हो गया, v की वैल्यू क्या थी, हमने mv में अगर देखी जाए तो LT-1 थी, LT-1, MLT-1 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर हम एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, A स्क्वायर हम अगर बोलें तो L है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात की जाए तो उसका तो T ही रहेगा। तो बस हमें यहाँ पे सारी चीज़ें एंटर कर देनी है। मोमेंटम का क्या बन के आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, MLT-1 लिखेंगे, और इसकी पावर A है, ये ध्यान रखना। A का एरिया का क्या होगा, L2। ठीक है, L2, और टाइम का T ही रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। अब क्या है, इसकी A पावर, इसकी B पावर, और
ये 2b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 2 में है, और इसकी c पावर रहेगी। दोनों साइड अब इसका मल्टीप्लाई करके दोनों साइड अब हमें कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना। कंबाइन करो, m रहेगा वही, l देखो एक तो पावर a है और यहाँ पे 2b है, तो 2b प्लस a हो जाएगा। t की पावर माइनस a यहाँ से आएगा और c है तो माइनस a प्लस c ये आ जाएगा। अब देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन। m की 1 है यहाँ पे वैल्यू, 2b प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्या है 2b प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, और वहीं माइनस a प्लस c की वैल्यू माइनस 2 दी है, क्या माइनस 2 दी है। ओके, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको a की वैल्यू लगभग मिल जाएगी 1, ठीक है, और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, अगर हम बात करें b की, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 शायद, हाँ 1/2 मिल जाएगी, और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये c की वैल्यू -1 आ गई। बस यहाँ पे b a b c की वैल्यू पुट करनी है, क्या डायमेंशन होगा वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, a b c की वैल्यू पुट करते ही आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको निकल आएगा, ये वाला, क्योंकि देखो a की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू क्या थी, वो बस हमें पुट करना है उसमें, और हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, विच यहाँ पे द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन, मैग्नेटिक मोमेंट है फॉर्मूला याद L2A होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। IA होता है इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंटम का, तो इसका डायमेंशन आपका निकल के आता है L2A, L की पावर 2 और A, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद, तो ये खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी हैज यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यूनिट एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन स्टेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क और टॉर्क दोनों का फॉर्मूला हमने देखा था एफ एस कॉस थीटा था एक में, एक था एफ आर साइन थीटा, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है लगभग, तो साइन थीटा कॉस थीटा का कोई डायमेंशन है नहीं, आर डिस्टेंस है, एफ फोर्स है, तो दोनों का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जो भी है दोनों का सेम रहता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेंशन और सरफेस टेंशन की, टेंशन और सरफेस टेंशन, ये आंसर नहीं है इसके जो मैंने टिक लगा दी, ये तो बस बताने के लिए। टेंशन और सरफेस टेंशन, तो देखो टेंशन क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, टेंशन क्या है, फोर्स के बराबर होता है, तो इसका भी फॉर्मूला ml डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला हमारा बनता है mlt-2, ठीक है, तो ये बन गया। और टेंशन का तो ये हो गया, यानी कि टेंशन फोर्स एक ही बात है। अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो फोर्स का तो ये है mlt-2, अगर इसके अंदर लेंथ लगा देंगे तो कट जाएगा, तो mt-2, तो दोनों का सेम नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इनका सेम नहीं है, किसका, सी वाले का। इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, वही इसने पूछा था कि किसका सेम नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या V/I होता है, V क्या है यहाँ पे, वोल्ट है, अब उसको V को आप वोल्टेज जो है IR से उसे डिनोट कर दो, I की वैल्यू लगाओ, R की वैल्यू लगाओ, जो वैल्यू फॉर्मूला याद है तो आपको सारी डायमेंशंस याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं V के डायमेंशन की, तो V का डायमेंशन आपका होता है, V क्या है, वोल्टेज है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ml2t-3 a⁻⁻1, ठीक है, ये चीज होती है। और नीचे अगर मैं बात करूं V/I होगा, है ना, तो I का क्या होगा, सिर्फ एम्पियर है, A होगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ml2t⁻³ a⁻2, ये वाला जो ऑप्शन मिल रहा है दैट इज करेक्ट, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। आगे 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 आ जाओ। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सरफेस टेंशन का, देखो अभी अभी हमने सरफेस टेंशन देखा था, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, तो m की पावर तो उसमें होती है, लेकिन l की पावर उसमें 0 हो जाती है, तो l की पावर किसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो m की पावर वहाँ सिंगल रहती है, ये लो याद हो गया। अभी अभी निकाला था ना नीचे, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो mt-2 निकाला था, तो l 0 होता है, ठीक है, mt-0, l 0 की वैल्यू बस वही रहेगी, यानी कि 1 हो जाएगी बाकी। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैंने कहा था कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इसका डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट का, वो किसके साथ सेम होता है, कैसा सेम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पर इसका सेम होता है, ml2t-1, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, तो mvr
सेम फॉर्मूला रहेगा MVR का, क्या आपका ml2t-1, ml2t-1, ये फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो सेम रहता है। रेजिस्टेंस है V/I, जो V की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, इस क्वेश्चन को करेंगे अभी, ठीक है। I की वैल्यू आपको ये 10 ± 0.2 A दी है। तो टोटल एरर R में क्या होगा, एरर कैसे पता करेंगे टोटल R के अंदर, ठीक है। तो इसे समझने के लिए अभी परसेंट, अच्छा ऑप्शन भी देख लो कि परसेंटेज में दिया है, तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है सारे परसेंटेज में। तो हमें एरर कैसे निकालना है भैया, परसेंटेज में निकालना है। तो बढ़ो ना आगे, काहे यहाँ पड़े हैं। चलो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, हमें जस्ट फॉर्मूला बनाना है। क्या हमने देखा, डेल्टा R/R इज इक्वल टू होता है डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है भाई, तो देखो यार यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टेंस की, V/I आपको दिया है। तो हमने बात की थी कि चाहे फ्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। कौन सा, ये वाला है ना, तोड़ के लिख दो अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा V, डेल्टा I, ये सारी चीजें हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है ये देख लो, ये देखो V दिया है, V में ये एरर भी दिया है साथ में, है ना। तो डेल्टा V यहाँ पे कितना दिया, 5 दिया है, और डेल्टा I कितना दिया, 0.2 दिया है। देख लो अलग अलग भाई, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, ये इसमें एरर है। ये V की वैल्यू है 100 और ये 5 वोल्ट जो है इसमें एरर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें देखो डेल्टा V की वैल्यू दी है कितने दी है, 5 दी है, और डेल्टा I की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, 0.2 दी है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, 0.2 दी है, ये फॉर्मूला हमें लिख लेना है। अच्छा अगर यही बात की जाए V की वैल्यू की, तो V की वैल्यू 100 दी है, और I की वैल्यू की बात की जाए तो हमें कितनी I की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10, है ना। 10 में ही तो प्लस माइनस हो रहा है, तो 10 दी है। अब क्या है, जस्ट हमें परसेंटेज में और निकालना है, ये बात याद रखना। तो क्या करना है, ये हमारा एरर है, इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसे हम बाद में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 5/100 प्लस 0.2/10। तो अगर मैं इसे 5/100 लिख दूं और इसे प्लस कर दूं 2/100 से, क्योंकि यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, 7/100 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई में 100 से कर दूं परसेंट बनाने के लिए, आंसर आ गया 7%। जो 7% है उसे टिक मारो, कहाँ है 7%, ये रहा B वाला, सही हो गया आंसर। कितना आसान था। यही चीज अगर मल्टीप्लाई में बोल देता आपसे, इसे बोल देता कि V = IR है, और I में आपका एरर दे दिया 10 ± 0.2, और R आपका दे दिया है 2 ± 0.1, ऐसे करके। तो क्या करना है, सेम फॉर्मूला लगेगा, और अगर परसेंटेज में पूछा तो उससे लगा देंगे। तो हमें डेल्टा V/V लगाएंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा V = IR है, तो I/I प्लस डेल्टा R/R। अब जस्ट वैल्यू रखेंगे, क्या है इसकी वैल्यू, 0.2/10 है, प्लस 0.1/2 है। अब इनका एलसीएम लेके 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हम कर लेंगे। तो ऐसे खुद से क्वेश्चन बना के कोशिश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें 16 क्वेश्चन बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगुलर शीट की वो ये मेजर की गई है, ठीक है। और उसका ऑर्डिनरी स्केल रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट दे दी गई है, तो इसे ध्यान में रखना, 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पर लीस्ट काउंट है। तो देखो इसे परसेंटेज में निकालना है, पहली बात याद रखना। तो ऑर्डिनरी जो हम निकालते हैं वो निकाल ही लेना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो परसेंटेज में आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि हमें एरर निकालना है, एरर, ठीक है। एरर कैसे निकालोगे भाई, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, सेम वही तरीका यहाँ पे हमें आजमाना है। कैसे, दोबारा चलो इसे एक क्वेश्चन और कर लेंगे, तो कौन सा हम बीमार पड़ जाएंगे। चलो तो भाई 16 में अगर हम बात करें तो हमें बताना है डेल्टा A/A, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमें पता है कि एरिया = L×B होता है। तो यहाँ पर डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B कर देंगे, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ ये सारी चीज दी हुई है, और इसमें जो मिनिमम ऑर्डिनरी स्केल रीडिंग है ये है। तो क्या करना है, रेक्टेंगुलर शीट है, तो ये मैंने बताया प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, सिंपल सा फॉर्मूला ऐड अप करना है। डेल्टा L कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, और L हमें कितना दिया हुआ है, हमें 5.7 दिया हुआ है। काहे टेंशन लेते हो, ये फिर से 0.1 हो जाएगा, और हमें ब्रेथ B कितना दिया हुआ है, 3.4 है, ठीक है, 3.4 है।
अब इनको क्या करना है, डेसिमल से डेसिमल कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, डेसिमल टू डेसिमल कैंसल आउट हो जाएंगे। इसे जोड़ जाड़ के जो भी सिस्टम आएगा वो आपको कर लेना, उसका फिर टोटल का फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इसका करते हैं हम तो आएगा लगभग 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 ये आएगा आपका 1.8%, यानी कि अगर इसमें अगर हम 100 का करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 1.8% प्लस इसका आएगा 2.9% लगभग, ठीक है, जोड़ के देख लेना क्या यही आ रहा परसेंटेज, सॉल्व करके 4.7% टोटल इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 4.7% जुगाड़ बन रहा है, अरे वाह सही आ गया, ठीक है, ये है सेम ग्लास प्लेट वाला, अभी क्वेश्चन किया है तो वही सेम आ गया, तो इसे दोबारा रिपीट करेंगे नहीं। यहाँ पे देखो लेंथ ब्रेथ थिकनेस दी है, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दी है, एक और डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है, और यहाँ पे 100% वॉल्यूम पूछा होगा, यस वॉल्यूम पूछा है। तो भैया ये मेटल शीट है, इसमें 3 डायमेंशन आपको दे दिए गए हैं। देखो लेंथ का जो लीस्ट काउंट रहेगा वो हमेशा 0.1 रहेगा, ठीक है, 0.1 ही रहेगा, लेकिन ये शीट की हमें वैल्यू बतानी है बस, और कुछ नहीं, इसे बस सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताना है, इसमें कोई एरर नहीं बताना है। तो लेंथ की हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, LBH, ये होता है लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, या इसे आप थिकनेस बोल सकते हो, ठीक है, LBH होता है। तो लेंथ हमें क्या दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है 4.234 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या दी हुई है हमें 1.005 और थिकनेस क्या दी हुई है 2.02 सेंटीमीटर, 2.02 सेंटीमीटर, सभी के सभी सेंटीमीटर में है ना। ये देखो खेल गया यहाँ पे खेल जाएगा आपके साथ, ये या तो इनको सेंटीमीटर में करना जरूरी है या फिर इसको मीटर में करना जरूरी है। तो हम किसे कन्वर्ट करें बताओ आप, तो हम क्या करते हैं इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे 0.202, ठीक है, 202, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको हम चेंज कर देंगे 0.020 में, ठीक है, 0.20 में, ये हमारा, इसे कर लेना, ठीक है, ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ओके। आगे बात करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम निकालोगे, जो वॉल्यूम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मैं आपको इसकी आंसर शीट में देख के बता देते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, कहाँ है, ये हमने कर ही लिया है, ये वाला, ये देखो 0.08555, ये ऐसे आ रहा है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8। इसे हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, राउंडिंग ऑफ कैसे, 7 है 5 से बड़ा है तो 1 यहाँ जोड़ दो, फिर छोड़ो, 9 है 1 यहाँ जोड़ दो, 9 है 1 यहाँ जोड़ दो, 3 है छोड़ दो, 5 सिर्फ इतना बचेगा, राउंडिंग फिगर करना आता है, इसे हम एक अलग वीडियो बताएंगे। राउंडेड ऑफ कर दिया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, ये तो लेफ्ट में, तो इन्हें तो हम काउंट करेंगे ही नहीं भैया, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चल भाई नीचे, हाँ अब हम आ गए अपने शायद लास्ट क्वेश्चंस पर, और ये है हमारा द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने नंबर है 1 2 3 4 हैं, 4 क्लिक करो। इसमें मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रीसाइज मतलब सबसे ज्यादा छोटा, तो मिलीमीटर सबसे छोटा है इनमें से, ठीक है। तो ये आंसर आप चेक कर लो सही है या नहीं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, काफी लंबा लेक्चर ये हो चुका है, लगभग 1 घंटे के आसपास ये लेक्चर हो चुका है। काफी बोरिंग सा लगा होगा क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े इसी तरीके के हैं, इस चैप्टर में इतना मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, अगले चैप्टर में 100% मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी और उनकी कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, आसपास सफाई रखिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, बाहर ना निकलिए, मास्क पहनते रहिए, जरूरी हो तभी निकलिए, और ध्यान रखिए अपना। बाय, टेक केयर, कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।